डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस का मॉडल सेट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जो जिला आयुक्त कोडरमा की तरफ से जो मॉडल क्वेश्चन पेपर निकाला गया है, तो उसका ये सेट 2 है और ऑब्जेक्टिव के लिए है। यहाँ तक आपको पता ही होगा कि ये 40 मार्क्स का है और 1.5 घंटे यहाँ पे समय मिलेगा। तो टाइम को ना गवाते हुए सीधे मॉडल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर पिछला सेट 1 देखना है आपको, तो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सेट 1 का सॉल्यूशन मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेट 2 का है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए, मतलब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है और वो आभासी है, सीधा है तथा बिंब से बड़ा पाया गया। ठीक है, बिंब के साइज से बड़ा है, तो वो कहाँ पर होगा। तो अगर अवतल दर्पण है और आभासी बनाना है, सीधा होगा और बिंब से बड़ा अगर होगा, तो उसको दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, तो डी नंबर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो आर बराबर होता है 2f। ठीक है, आर बराबर 2f होता है, आर बराबर 2f, या तो फिर दे देगा एफ बराबर तो आर बाय 2। ठीक है, तो एफ बराबर आर बाय 2 ऐसा तो नहीं दिया गया है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन आर बराबर 2f। ठीक है, सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, आर बराबर 2f दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछा प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण मुड़ती है। तो आपको पता होगा कि सघन माध्यम और विरल माध्यम। ठीक है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो यहाँ पे तीसरा में हो जाएगा अभिलंब से दूर। ठीक है, क्योंकि जल होगा और हवा होगा। तो अगर जल का बात करें, अगर ये सरफेस है तो जल होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ होगा जल और ऊपर हवा लेंगे, तो हवा जल के मुकाबले में हवा क्या है, तो एक विरल माध्यम। और यहाँ पर अभिलंब डालेंगे तो इधर से अगर आ रहा है तो इसको जाना चाहिए था इज्जत से यहाँ से। ठीक है, तो लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गया, थोड़ा सा अभिलंब से दूर हट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर कोई चीज़ प्रवेश करता है तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल लेंस से सदैव कैसा बनेगा, तो सीधा और छोटा बनेगा, अवतल लेंस से और उत्तल दर्पण से। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण ये दोनों बराबर चीज है, एक ही चीज है। तो अवतल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा और छोटा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक। तो ये तो हर कोई बच्चा भी जानता होगा इसको। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, डाईऑप्टर। ठीक है, डाईऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दृष्टिपटल। ठीक है, दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो क्या कहलाता है, दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर क्वेश्चन मिस प्रिंट है, यहाँ पर दिया गया होगा, देना चाहिए कि एक स्वच्छ आँख के लिए जो दृष्टि परास होता है वो कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विफोकल लेंस द्वारा किस दृष्टिदोष को दूर किया जाता है। ठीक है, द्विफोकल लेंस 9 नंबर क्वेश्चन है। तो द्विफोकल लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग जरा दृष्टि दोष में। ठीक है, जरा दृष्टि दोष, या तो इसको बोलते हैं जरा दूर दृष्टिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो तारों के जो टिमटिमाने के कारण होते हैं, तारा जो टिमटिमाता है वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्योंकि तारा जो होता है वो काफ़ी दूर होता है, और यहाँ से जैसे अगर यहाँ पर तारा लेंगे और यहाँ पर अर्थ है, तो इसको आने में ऐसे ऐसे ये अपना बदलते रहता है। ठीक है, तो इसके चक्कर में क्या होता है, वायुमंडल का अपवर्तन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 10 नंबर का बी आंसर। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखिए आप यहाँ पर आई स्क्वायर आर दिया गया है, आई आर स्क्वायर दिया गया, भी आई और भी स्क्वायर बटे का आर दिया हुआ है। तो 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, आई आर स्क्वायर। ये नहीं होता है। ठीक है, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, भी आई हो जाएगा और भी स्क्वायर बटे आर हो जाता है, लेकिन आई आर स्क्वायर नहीं होता है। नेक्स्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक हो जाएगा आपका 12 का सी ओम। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, और इसको ऐसे दर्शाया जाता है ओम को। ठीक है, ये प्रतिरोध का होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है, तो विद्युत धारा में जो विद्युत धारा की प्रबलता को जो कंट्रोल करता है, ठीक है, रोकने का जो काम करता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध। नेक्स्ट विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। तो 13 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है क्या है, तो किसी वस्तु का आवेशित
आकर्षित करने की प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही है। और ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि विद्युत कुंडली में विद्युत प्रवाहित होने का चुंबकीय उत्पन्न कराने की प्रक्रिया, ये भी गलत है। नेक्स्ट है कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। तो 13 का हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर, 13 का सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो बादलों वाले दिन में, क्योंकि सौर जल तापक का उपयोग कब करेंगे हम लोग, तो गर्म दिन में, तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते। ठीक है, तो 14 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 15, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, तो अभिकारक। और जब इसका अभिक्रिया से बन जाएगा कुछ पदार्थ तो उसको बोलेंगे उत्पाद या प्रतिफल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, 16 का हो जाएगा बी। 17 नंबर आंसर है, क्वेश्चन है कि ZnO+C और एरो Zn+CO में किसका उपचयन हो रहा है। ठीक है, किसका उपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर उपचयन सी का हो रहा है, क्योंकि सी जो है वो जाकर जुड़ जा रहा है। ठीक है, सी जो है कार्बन के ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ रहा है, इसीलिए इसका उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ठीक है, 18 का ए। आगे है 19 नंबर के, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो बोला गया NaOH लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है। अब NaOH क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आप सभी जानते होंगे कि एक क्षार है। तो क्षारक क्या करता है, तो क्षारक लाल लिटमस पथ को नीला करता है। नेक्स्ट है HCl नीले लिटमस पथ को लाल करता है। तो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो अम्ल नीले लिटमस पथ को लाल करता ही है। और आगे है कि मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा कि C6H12O6 ग्लूकोज लाल पत्र को नीला करता नहीं। ये तो एक ये है, कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो ग्लूकोज बनता है। ठीक है, वो अपना श्वसन के लिए है, पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है, तो इससे कोई चीज़ नहीं होता है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि नींबू क्या है, एक अम्ल है, तो इसका पीएच मान क्या होगा, तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा। जठर रस, इसका भी पीएच मान अम्ल है, जठर रस भी अम्ल है, तो 7 से कम होगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 से कम होगा। तो रक्त क्या है, 7 से अधिक, क्योंकि रक्त की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय। तो 20 का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय। अगर पूछा जाता है कि धातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो ये क्षारीय होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो ये आपका हो जाता है अम्लीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही है। ठीक है, दही हो गया या दूध हो गया, चाहे इस प्रकार से कोई भी सामान, तो वो लैक्टिक अम्ल के लिए है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के लिए। नेक्स्ट है 22 नंबर का आंसर आपका सी नंबर हुआ था। 23 नंबर, तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है, तत्व पूछ रहा है। ठीक है, तो ब्रोमीन दिया गया और मरकरी दोनों ही पाया जाता है, क्योंकि मरकरी जो है वो धातु है, जबकि ब्रोमीन क्या है, अधातु। ठीक है, तो ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे ताप पर, वो मरकरी होती है यानी पारा, और ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो होती है ब्रोमीन। तो यहाँ पर तो दोनों हो जाएगा, तो 23 का बिल्कुल सी नंबर आंसर करेक्ट होगा, 23 का सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि इनमें कौन कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, इनमें से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो 24 का हो जाएगा AU सोना। ठीक है, सोना, क्योंकि सोना को अगर ऐसे भी छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन से या किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए इसको गले पर लटकाए हुए आराम से चल सकता है कोई भी। नेक्स्ट है एक्वा रेजिया में क्या पाया जाता है, तो एक्वा रेजिया होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र HNO3 का ये मिश्रण होता है। ठीक है, सांद्र HNO3 और HCl का मिश्रण होता है, तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्राकृतात्मक समूह यानी क्रियाशील मूलक क्या है, तो क्रियाशील मूलक इसका कीटोन समूह है। ठीक है, कीटोन, जिस तरह से एल्केन एल्किन एल्केन होता है, उसी तरह एल्डिहाइड होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अल्कोहल है, तो कीटोन है यहाँ पे, क्योंकि कीटोन का होता है CO। ठीक है, CO, तो कीटोन का CO होगा, तो ये कीटोन से संबंधित है। नेक्स्ट है 27 में कि निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। दोस्तों याद कीजिए आप लोग कि आपको पढ़ाया गया होगा कभी भी लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो उसमें सोडियम का परमाणु संख्या होगा 11। तो सोडियम को जब व्यवस्थित करते हैं कक्षा में, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 1 बच जाता है। तो क्या बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम में। ठीक है, अगर हीलियम का बोला जाए तो हीलियम में 2 होता है, तो पहले कक्षा में 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो यह हो जाएगा। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो इसको बांटेंगे तो 2 8 और 2 होगा, तो यहाँ पर कुल मिला के कौन आएगा, तो
सोडियम आएगा, जिसको Na11 बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो स्वपोषी पोषण किस में होता है? तो पेड़ पौधा में। तो पेड़ पौधा जब पोषण करता है तो CO2 और H2O चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो सारा चीज चाहिए, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन। एक वृक्क में लगभग 10-10 लाख नेफ्रॉन होते हैं और यही इसकी क्रियात्मक इकाई। जिस तरह से एक शरीर की इकाई क्या होती है, एक शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, उसी तरह से वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। आगे, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, दो अलिंद और 2 नीले, ठीक है। 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो यहाँ पर इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, ये सभी मानव हार्मोन है, ठीक है। लेकिन पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है यहाँ पे। तो 31 का हो जाएगा डी नंबर। आगे, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र। तो समन्वय केंद्र कौन होता है? नियंत्रण और समन्वय मस्तिष्क होता है। तो 32 का हो जाएगा। आगे, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो अलैंगिक जनन ऐसा होता है जो बाहर होगा, ठीक है। तो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है, ठीक है। मुकुलन किस में होता है? ईस्ट में। एक मुकुल हो जाता है, ठीक है, मुकुल। तो जैसे आपका इस तरह का कोई संरचना रहेगा, इसमें एक साइड से मुकुल निकल जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुकुलन। और एक मुकुल फिर आगे टूटकर आगे बना देता है। तो ये किस में होगा? ईस्ट में। नेक्स्ट है, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। तो परिपक्व जब अंडाशय विकसित हो जाता है, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, और क्या बनता है ये? तो 34 का आपका डी नंबर हो जाएगा, फल, ठीक है। 34 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, फल। नेक्स्ट है, समझात अंग का उदाहरण। तो हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद यानी आगे वाला पैर, आगे पैर, फिर है हमारा दांत और तथा हाथी का दांत, दोनों मिक्स है, एक जैसा है। और आलू और घास के ऊपरी भूवस्त्र, ये भी एक जैसा है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 35 नंबर का डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी अनुवांशिकी का पिता। तो अनुवांशिकी का पिता ग्रेग जॉन मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मटर के पौधे पर अनुवांशिकता का नियम दिया था, इसलिए ग्रेग जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, 37 नंबर, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला क्या होता है? एक को खाएगा, एक फिर दूसरा, फिर दूसरा, एक सीरियली रूप में चलेगा ये, ठीक है। तो आहार श्रृंखला क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दिया गया है ऑप्शन है घास, गेहूं, आम। अब घास, गेहूं, आम तो कोई ऑप्शन नहीं नजर नजर आ रहा है। तीसरा ऑप्शन है बकरी, गाय तथा हाथी। पहले बकरी को गाय खाएगा और गाय को हाथी, ये भी नहीं है। दूसरा है घास, मछली तब बकरी, ये भी नहीं होगा। तो घास, बकरी और मानव, घास पहले होगा, फिर उसको बकरी खाएगा, फिर उसको मानव खाएगा, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? ठीक है, तो उत्पादक कौन होगा भाई दोस्तों? तो उत्पादक घास होगा, क्योंकि उत्पादक किसको बोलते हैं? जो अपना सारा चीज उत्पादन खुद करेगा। तो 38 का हो जाएगा डी, घास। आगे 39, तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन है वन नाश को रोकना, बिजली उत्पादन, जल प्रदूषण रोकना, मिट्टी का अपरदन करो। तो चिपको आंदोलन का था वन नाश को रोकना, क्योंकि वन को काटा जा रहा था वहाँ के स्थानीय आदमी, मतलब भूस्वामियों के द्वारा, और उसको बचाया गया था उसमें लिपट कर, ठीक है। तो वन नाश को रोकना। खादिन पाए जाते हैं। खादिन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो खादिन एक होता है जल संरक्षण का एक नियम होता है, ठीक है। तो खादिन जो आपका पाया जाएगा वो राजस्थान में पाया जाएगा, ठीक है, राजस्थान में। खादिन कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में। तो ये रहा आपका मॉडल सेट नंबर 2, और आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। जल्दी से जल्दी मॉडल सेट को देखिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए पूरा अच्छे से। अगर इतना आप कर लेते हैं तो 90% आपका मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए सेट 3 को भी अपलोड किया जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।